जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस में अनसॉल्व कर रहे हैं। साइंस में अनसॉल्व दोस्तों हम लोग अगला का सेट कर रहे हैं, इसमें अनसॉल्व सेट 2022 का सेट 5 BN करेंगे। इसी प्रीवियस के वीडियो में सभी सेट दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो दोस्तों सेट 5 BN का हम लोग फिजिक्स करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको बता दें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक इनमें दिया गया है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक नंबर 1 मीटर, बिल्कुल सही बात है, मीटर होता है। नंबर 2 सेंटीमीटर, ये भी होता है। नंबर 3 मिलीमीटर, ये भी होता है। नंबर 4 है इनमें से सभी। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करोगे? इनमें से सभी करोगे, ठीक है। तो अब पहले का आप लोग कौन सा करोगे? पहले का इनमें से सभी करना आप लोग। तो पहले का आप लोग कौन सा सही करोगे? पहले का चौथा सही करोगे। दूसरे में कौन सही है? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रकाश की किरण, अब ध्यान देना, हमने आपको अपवर्तन का नियम पढ़ाया था। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में पहुंचती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में पहुंचती है तो अविलंब से दूर हटती है, उसकी चालें बढ़ती है। और अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब की ओर झुकती है, चालें घटती है। यानी विरल का मतलब गर्म माध्यम और सघन का मतलब ठंडा माध्यम। तो इसके अनुसार प्रकाश क्या है, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी प्रकाश यानी आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। तो सघन से विरल जा रही, फिर तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। फिर ये किस में जा रही है? विरल में जा रही है प्रकाश किरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। तो तीसरा नंबर में आप क्या कह रहा है? तो बोले हो गया प्रश्न उत्तर नंबर 1 का गा। तो जो R प्रतिरोध है, यानी R1 का हो चाहे R2 का हो चाहे R3 का हो, इसको कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में काटा गया है। तो R4 यानी चारों के चारों प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? कि चारों बराबर काटा गया है, ठीक है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इन टुकड़ों को फिर हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। इन चारों का मान फिर ये क्या हो गया? R/4। इसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R' हो, तुल्य प्रतिरोध R' है तो R' का मान हमसे पूछा गया है। देखो इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे हम लोग? इसको जोड़ेंगे हम लोग समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला जानते तो हो आप लोग। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, है ना। इसके बाद ध्यान रखना कि ये तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान R' के लिए कहा उन्होंने। 1/R1 का मान भी R/4, इसका मान भी R/4, इसका मान भी R/4 और सभी का मान जो है वो R/4। सभी 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऊपर पहुंचने के बाद 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, ठीक। 4 दूनी 8 दूनी 4 कम 4 4 4 8 12 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/R। ये R ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास R/R' बराबर हो जाएगा 16। इसके बटे 1, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा जाएगा। तो R'/R बराबर हो जाएगा 1/16। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? जरा देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन चौथा सही हो गया। ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो गया। ऑप्शन नंबर इसके बाद घा, वैद्युत धारा का मापन क्या आता है? आपको पता है वैद्युत धारा, जिसको हम लोग धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर किस में पाया जाता है? एम्पियर धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। यानी धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, यानी अमीटर में मापते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, यानी घा का। ये तो हो गया आपके पास का, ये खा, ठीक, ये गा और घा। तो घा का कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके पास? दूसरा ऑप्शन सही हो गया, अमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? इन्हें रेखा चित्र बनाकर भी समझाइए। तो देखो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का उत्तर 2 का, ठीक। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? ध्यान रखना,
इन चित्र के साथ से इन्होंने पूछा हमसे, ठीक। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक दर्पण, ये क्या लिया? दर्पण, और नीचे कर दिया पॉलिश, ये क्या कर दिया? पॉलिश। और ये क्या है? ऊपर है परावर्तक पृष्ठ, जिस हिस्से में चेहरे को देखेंगे हम लोग, ठीक। इस प्रकार से ये हम लोग एक प्रकाश किरण को इस पर आपतित कराते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक, जिसको आपतित कराएंगे। अब प्रकाश किरण यहाँ से मुड़ती है, प्रकाश किरण को मुड़ने के लिए हमेशा चाहिए अभिलंब। क्या चाहिए? अभिलंब। तो ये डाल दिया हमने अभिलंब इस पर, बिना अभिलंब के प्रकाश किरण मुड़ नहीं सकती है, तो इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब, ठीक। अभिलंब की सहायता से प्रकाश किरण मुड़ती है। अब प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित होकर अभिलंब से इस प्रकार से मुड़ जाती है और इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। अब आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं, है ना। समझ में आया? चित्र बना दिया। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे? हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखो या फिर देखो, कैसे समझा रहे, लिखना सीखो। जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होकर वो अभिलंब से दूर यानी परावर्तित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर, प्रकाश किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़कर मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम है, 2 नियम। नियम नंबर 1 क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो दोनों नियम लिख लो, समझा दिया, लिख लो, लिख लोगे ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। दूसरे का खा तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का खा। क्या लिखोगे? उत्तर दूसरे का खा। उत्तर दूसरे का खा में ये कह रहा है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो वक्रता त्रिज्या, वक्र त्रिज्या को हम लोग किस लिखते हैं? R से। R बराबर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या। हम लोग जानते हैं F बराबर फार्मूला होता है R/2, अर्थात F बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो 1 मीटर। तो फोकस दूरी क्या हो गई? 1 मीटर, ठीक है ना। इसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार उससे 4 मीटर की दूरी पर है। 4 मीटर की दूरी पर मतलब दूसरा यानी मोटर सवार दूरी पर 4 मीटर, मतलब वस्तु की दूरी हो गई है। तो वस्तु की दूरी U बराबर -4 मीटर, क्योंकि हमें पता है कि इसमें UV माइनस और F प्लस में होगा, ठीक। बाइक सवार के दर्पण से कितने प्रतिबिंब की दूरी क्या दिखेगा? तो प्रतिबिंब की दूरी यानी V बराबर हमसे पूछ रहा है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क फार्मूला दर्पण सूत्र हमारे पास क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, दर्पण सूत्र। अब देखो यहाँ पर 1/F की जगह हो गए 1/1 बराबर 1/V प्लस 1/-4, ये माइनस में तरह का प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 1/1 प्लस 1/4 बराबर 1/V, तो दोनों का एलसीएम हो गया 4, 4 एकम 4 प्लस 1/4, तो 1/V बराबर 5/4, अर्थात V बराबर 4/5, अर्थात V बराबर भाग लगाओ, तो भागना खाए 0, दशमलव लगाए 0 बढ़ा 40, 5/40 मीटर। यानी आप लोग कहोगे कि 0.8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब है, 0.8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे का गा। दूसरे गा में कह रहा है एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का गा। क्या लिखोगे? उत्तर 2 का गा। इन्होंने कहा है कि एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। उत्तल लेंस तो आप लोग जानते हो, वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो, वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस, ठीक।
इन्होंने कहा है कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयोग किया था। आवर्धक किसे कहते हैं? जो वह लेंस जो प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है उसे आवर्धक लेंस कहते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है? प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, इसलिए इसको आवर्धक लेंस कहते हैं। तो इन्होंने कहा एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस कैसे प्रयुक्त करें, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये है हमारे पास मुख्य अक्ष, ठीक, ये हमारे पास प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र, ये फोकस F1 प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। अब इन्होंने पूछा आवर्धक के रूप में ना, आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त करोगे? तो उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त करने के लिए वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखते हैं, वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखते हैं। फिर से एक बार इन्होंने कहा है कि एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त करने के लिए वस्तु को लेंस और प्रथम फोकस के बीच में रखते हैं। अब वस्तु से आप लोग जानते हो, हमेशा पढ़ा है हमने, कितने किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वो फिर किससे होकर जाती है? द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस हो जाती है। एक किरण जाती है प्रकाशिक केंद्र से, और ये फिर प्रकाशिक केंद्र से जो किरणें निकलती है वो फिर सीधी निकल जाती है, बिना विकृति सीधी निकल जाती है। अब ऐसे कंडीशन में देखो जरा कि इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं। ऐसे कंडीशन में देखो जरा कि ये दोनों किरणें जहां मिलती हो बनेगा प्रतिबिंब, तो ये दोनों धीरे धीरे इसकी विषय दूरी बढ़ती आएगी, तो ये कभी भी जिंदगी में मिलने वाला तो है नहीं। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं, इस प्रकार से पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं। जहां दोनों मिलेगा वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये वस्तु हो गई A और B, और प्रतिबिंब A' B', देखो बड़ा बन गया ना, इसे कहते हैं आवर्धित, ठीक। तो एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त करने के लिए वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखते हैं, जिससे कि प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, बड़ा बनता है। इसे कहते हैं उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 3 का में आपसे कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, इस किस क्रम में संयोजित किया जाए परमाणु प्रतिरोध का मान? देखो R1 बराबर हमने मान लिया, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम। नंबर 1 हमें 4.5 ओम प्राप्त करना है, नंबर 2 हमें 1.0 ओम प्राप्त करना है, ठीक। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते जानते हो? किसी 2 को श्रेणी क्रम में, किसी 2 को समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या तीनों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही करेंगे हम लोग, ऐसा ही करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग इतने का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, जो 3 है 3 को श्रेणी क्रम में, 2 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में ध्यान देना, ये हो जाएगा इन दोनों का समांतर क्रम, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/2, तो दोनों का एलसीएम 6, 2 6 कम 6 2 3 6 अर्थात 4/6। तो इसको उल्टा, तो r बराबर 6/4, ये 3 और ये 2 अर्थात 1.5। अब हमारे पास तुल्य, तो हम लोग तुल्य लगाएंगे, इसको तुल्य r तुल्य बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 1.5 अर्थात 4.5 ओम प्राप्त कर लिया है। अब एक काम करो कि इन तीनों को जोड़ दो समांतर क्रम में, इन तीनों को जोड़ दो समांतर क्रम में, ठीक।
ये 2, ये 3 और ये 6, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। जब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 5 और 1 6, तो 1/r बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/1, अर्थात हम लोग कहेंगे r बराबर 1 ओम। तो ये हमारे पास दोनों फाइनली आंसर हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरे का अथवा एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का, अगर तीसरे का नहीं करना है, कठिन लग रहा है, तो का अथवा करोगे फिर, तो लिखोगे उत्तर 3 का लिखोगे, अथवा भी लिखोगे। अब ध्यान देना, तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, देखो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, किसको, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला आपको यह याद रखना है, प्रतिरोध यानी रो बराबर RA/L, ठीक, रो बराबर RA/L। यहाँ पर आप लोग R निकाल लो, तो R बराबर ये ऊपर हो जाएगा, तो रो L/A, रो L/A। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता है, रो बराबर RA/L। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध, इसको ऊपर पहुंचा दिया और ये नीचे आ गया। जो मान नीचे हो वो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और जो मान सामने हो, सामने मान दिया जाएगा वो मान उसके बराबर। मतलब समझो किसी चालक की प्रतिरोधकता किस किस पर, उन्होंने कहा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो किस किस पर निर्भर करता है, तो नंबर 1 चालक की लंबाई पर, अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, लंबाई पर। नंबर 2 चालक तार की या चालक की मोटाई पर, ठीक है, चालक की मोटाई पर। इसके बाद प्रतिरोधकता, तो नंबर 3 चालक तार की या चालक की ताप पर, ठीक। यह बताते हैं चालक की लंबाई पर, लंबाई का मतलब है लंबाई उसके बराबर है ना, तो अगर चालक तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं, चालक तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होती है, तो प्रतिरोध की मान भी वृद्धि होती है। दूसरा चालक की मोटाई पर, मोटाई का मतलब क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बटे में है, नीचे है, मतलब अगर चालक तार की मोटाई में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध में कमी आ जाती है, ठीक। अगर चालक तार की मोटाई वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, अगर मोटाई को कम करोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ये नियम है। चालक के ताप पर, ये ताप बराबर है ना, तो चालक तार की ताप को बढ़ाने पर भी, चालक तार के ताप को बढ़ाने पर भी प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, ठीक, प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि ये बराबर है। जो बराबर हो इसमें जो कुछ करोगे वो इसमें भी होगा, इसमें जो कुछ करोगे इसमें उसका जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा, तो वही ये नियम है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे खा, दूरदृष्टि से पीड़ित, देखो तीसरे का खा, देखो तो लिखोगे आप लोग उत्तर तीसरे का खा, उत्तर तीसरे का खा। तीसरे खा में ये है, दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक ही पढ़ सकता है। कितने सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, 50 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर होना चाहिए, प्रतिबिंब जो है वो 50 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, तो व्यक्ति जो है पढ़ सकता है। इसके बाद उत्तल लेंस हो चौथा लेंस हो, माइनस लगाते ही हम लोग। इसके बाद इन्होंने कहा है उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक पर पढ़ने के लिए किस लेंस की फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, चित्र बनाकर भी समझाइए। तो 25 सेंटीमीटर यानी न्यूनतम दूरी डी यानी यू का जो मान है वो है आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। या बराबर आपके पास क्वेश्चन मार्क, आप लोग फार्मूला लगा दोगे लेंस सूत्र, क्या लगाओगे, लेंस सूत्र के मुताबिक फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करो, तो 1/f
बराबर 1 बटे आपके पास माइनस का कितना है 50, तो माइनस का 50 माइनस 1 बटे माइनस का हो गया 25, तो 1 बटे एफ बराबर दोनों का एलसीएम हो गया 50, ये 50 एकम 50 माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 1 बटे एफ बराबर 2 से 1 गए 1 बटे 50, अर्थात एफ एकम एफ और 50 एकम 50 है कि किरण आरेख बनाकर भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किरण आरेख बनाएंगे तो कौन सा यहाँ पर कौन सा दोष है व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो ये हमारे पास ह्यूमन आई है, ये हमारे पास ह्यूमन आई है, मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग है। क्या है उभरा हुआ भाग, ये मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग है। ठीक है, वस्तु यहाँ पर रखी है, वस्तु से 2 किरणें निकलती है, ये 2 किरणें निकल रही है। मानव नेत्र में हमेशा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये कितनी किरणें आ रही है, 2 किरणें आ रही है। ये कितनी किरणें आ रही है, 2 किरणें आ रही है। ठीक, हमेशा वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, 2 किरणें निकलती है। ठीक है ना। अब जब वस्तु से 2 किरणें निकलती है, इन्होंने ये कहा है, ध्यान रखना, ये व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, पास की। जैसे मान लो कि वस्तु जो है यहाँ पर रखी है और वस्तु से 2 किरणें निकल रही है यहाँ से, इस प्रकार से वस्तु से कितनी किरणें निकल रही है, 2 किरणें, 2 किरणें। अब लेंस अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर रेटिना है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था, तो प्रतिबिंब यहाँ पर ना बनकर ये पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसमें क्या घटना घटित हुआ आपको पता हो गया ना। अब इसका निवारण करने के लिए हम लोग व्यक्ति के चश्मा में क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का काम क्या है, निकट की वस्तु को दिखाना। किसको दिखाना, निकट की वस्तु को दिखाना। यानी जो प्रतिबिंब है, जैसे वस्तु मान लो चाहे दूर हो चाहे पास हो, उसके जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को एग्जैक्ट कहाँ बनाना, रेटिना पर बनाना। ये काम किसका हो गया, उत्तल लेंस का। ये काम किसका हो गया, उत्तल लेंस का। अर्थात वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वैसे न्यूनतम दूरी जो है वो तो आपको पता है, ये 25 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी क्या है वस्तु की, 25 सेंटीमीटर है। लेकिन व्यक्ति दूर का तो स्पष्ट देख रहा है व्यक्ति, लेकिन पास का देख नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग इसके चश्मों में इनके चश्मों में हम लोग क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, जिससे वस्तु उत्तल लेंस का काम क्या है, पास की वस्तु को दिखाना। इस प्रकार से पास की वस्तु को दिखाने में इनकी सहायता होती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा, अगर खा नहीं करना तो खा का अथवा। एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण दर्शाइए। चलो फिर से एक इसको बता देते हैं। तो दोस्तों इतना पहले आप लोग शॉर्ट कर लो, इतने का शॉर्ट करो जरा। देखो इसका अथवा, तीसरे का खा का अथवा क्या है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। दो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उत्तर तीसरे का लिखोगे आप लोग, उत्तर तीसरे का खा और उसका अथवा। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन बता देते हैं सबसे पहले। तो आपको लिखना है कि जब प्रिज्म से किसी, ये श्वेत प्रकाश है, ठीक, जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो देखो इसको बताते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से आपतित कराया जाता है तो उसे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कहते हैं। जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो
तो आपतित कराने के बाद वो जो श्वेत प्रकाश का परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, कैसे होता है इसको थोड़ा आपको बताते हैं डिटेल में। जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो आपतित कराने के बाद यहाँ पर प्रकाश को मोड़ने के लिए हमें चाहिए अभिलंब, तो ये डाल देते हैं हम लोग अभिलंब, ये डालते हैं अभिलंब, ये डाल दिया हमने अभिलंब। अगर अभिलंब ना डालते तो ये प्रकाश इस प्रकार से सीधे निकल जाता है कि नहीं, सीधे निकल जाता। अब ये सीधे ना निकल कर ये है आपके पास विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुकती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, तो प्रकाश किरण इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर फिर से ये है हमारे पास ठंडा माध्यम, ये गर्म माध्यम, फिर गर्म माध्यम प्रकाश किरण आ रही है, तो अब फिर से इसको चाहिए अभिलंब, तो ये डाल दिया हमने फिर से एक बार अभिलंब। अब की बार जो है ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, और अगर इधर से आपतित कराते हैं तो फिर ये इस प्रकार सीधी निकल जाएगी प्रकाश किरण, है ना, इस प्रकार सीधी निकल जाएगी। अगर हम लोग इस प्रकार से आपतित कराते हैं तो सीधी निकल जाएगी। और एक चीज का फिर से ध्यान रखना कि ये गर्म माध्यम है, ठंडा माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर से ये क्रिया ऐसे होगी, चाहे प्रकाश किरण को इधर से भेजो और चाहे प्रकाश किरण को इधर से भेजो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान देना, नामकरण कर देते हैं। ये आपके पास P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ये PQR क्या है? PQR जो है आपका प्रिज्म है। PQR क्या है? आपका प्रिज्म है। यहां पर हमने कोण A नाम दे दिया, यहां का कोण का नाम B दे दिया, ठीक, और यहां का C दे दिया, यहां का D दे दिया, यहां का E दे दिया, यहां का, और कहीं बचा क्या? यहां का F दे दिया, यहां का G दे दिया। अब हमें समझना है कहां पर कौन सा कोण है। ये तो समझ में आ गया ना आपके पास। अब हमें ये समझना है कहां पर कौन सा कोण है। तो ये हमारे पास आपतित किरण है, ये जो किरण है ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब यहां दिखा देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण आई। फिर अपवर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जो कि है R। ठीक, और अगर ऐसा ना होता तो ये निर्गत किरण इस प्रकार से निकल जाते, तो इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा 1 निर्गत कोण। इसके बाद यहां से फिर ये आपका अपवर्तन हो गया और ये अभिलंब। तो अपवर्तन और अभिलंब के बीच बना कोण आपके पास फिर से एक बार आपतित, हमेशा कोण को अभिलंब से बनाते हैं। तो ये आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, तो इनके बीच बना कोण आपतन कोण आई। फिर ये अपवर्तन हो गया और ये अभिलंब, तो अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच बना कोण R। और यहां पर दूसरा कोण बना डेल्टा 2। क्या बना? डेल्टा 2 निर्गत कोण। अगर इधर से लेते हैं तो निर्गत कोण क्या हो गया? डेल्टा 2। ठीक, अब इसमें क्या क्या पूछा गया है वो एक बार आपको दिखा देते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। अगर ये सीधे निकल जाती तो यहाँ का नाम होता डेल्टा, निर्गत कोण यहाँ पर सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो इसको क्या क्या है वो बता देते हैं आपको। इन्होंने कहा है कि अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण। तो ये आपके पास आपतन कोण है, ये क्या है? आपतन कोण, ये आपतन कोण है, I से दर्शा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कौन कौन है? R से दर्शाया हमने अपवर्तन कोण को। ठीक है, और निर्गत कोण तथा विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 को निर्गत कोण, और हम लोगों ने डेल्टा 1 और डेल्टा को हम लोगों ने किससे दर्शा दिया? निर्गत कोण, और इसको दर्शा दिया हमने विचलन कोण से। ठीक है, तो देखो आपकी स्क्रीन पर हम लिख के दिखा देते हैं कि कौन किसका कोण है। तो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन सा कोण है। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है कि ये परिपथ है और मान भी है और I और R हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखो आप लोग क्या करोगे कि ये दोनों जो है किस क्रम में है? ये दोनों जो है आपके पास समांतर क्रम में है। तो 1/, आप लोग कहोगे R' बराबर, तो 1/, दोनों का मान क्या 20 है, तो 20 + 20
अर्थात आप लोग कहोगे 2/20 1/10, तो 1/r डैश बराबर आपके पास 1/10 और r डैश बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 10 ओम। ये तीनों जो है इसको r डबल डैश से लिखो, ये तीनों आपके पास समांतर क्रम में है, तो ये तीनों का मान 30 है, तीनों का मान 30 है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 30, एक और एक 3, तो ये कटकर हो गया 1/10, तो r डबल डैश का मान भी 10 ओम। अब ये मान और ये मान तीनों श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग कहेंगे r कुल मतलब टोटल प्रतिरोध, तो इसका मान हमारे पास 10 है और ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो हम लोग कहेंगे r नेट या कुल बराबर हमारे पास कितना आ गया 30 ओम। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था ना हमसे नेट। अब देखो इसमें में से और भी पूछ रहा है कि जब इसको हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें ओम का नियम लगा दो आप लोग। ओम का नियम होता है V/I बराबर R। V/I बराबर R। V का मान हमारे पास कितना है 30 है क्या, नहीं 12 है। I का मान हमसे पूछ रहा है, R का मान हमारे पास 30 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो I बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 12/30, 3 एकम 3, 3 चौको 12, अर्थात I बराबर 0.4 एम्पियर। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब दोस्तों इस प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका था, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी कार्य विधि समझाई है। तो विद्युत मोटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, विद्युत मोटर के लिए इसलिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक हमने क्या किया है कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग इसको आसानी से उस पिन को ओपन करके देख लीजिए। और इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, जो सेट 5 है उसको खत्म कर दिया, ठीक है, सेट 5 को पूरा नहीं फिजिक्स को खत्म कर दिया है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से दोस्तों पढ़ते रहिए।